परिभाषा पे चलते हैं बच्चों। परिभाषा क्या कहती है? संख्याओं की पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। जैसा कि बताया गया, एक व्यवस्था होनी चाहिए जो आयताकार होनी चाहिए, किसकी? संख्याओं की, जिसमें कुछ पंक्तियां होंगी, कुछ स्तंभ होंगे। देखिए, एक आयताकार व्यवस्था अगर मैं कुछ संख्या की जचाऊं तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास संख्या है, मैंने उनको आयत के रूप में सेट कर दिया। इसको अगर मैं एक बड़े ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स, और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि आव्यूह को प्रदर्शित करने के तरीके कितने हैं। आप उन आयताकार व्यवस्थाओं को बड़े ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं और स्मॉल ब्रैकेट से भी शो करते हैं। तो आगे कहते हैं व्यवस्था को प्रायः छोटे या बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है बच्चों। उसके बाद बात आती है कि किसी आव्यूह को प्रदर्शित किससे करना है। जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अवयवों को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ये लिखा हो जैसे ABC XYZ, आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं उनसे हम अवयवों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें कितने अवयव हैं? इसमें 6 अवयव हैं। पहला अवयव 1 देखो, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक दूसरा अवयव B लेता हूं मैं, मैट्रिक्स बनाना चाहूं, स्मॉल ब्रैकेट में भी इन व्यवस्था को लिख सकता हूं मैंने लिखा X Y स्मॉल a स्मॉल b। तो देखा अवयव कितने हुए? 4 हुए। चारों अवयव किस में लिखे मैंने? स्मॉल लेटर्स में लिखे, जबकि अवयव b को कैसे लिखा? कैपिटल लेटर से लिखा। ये समझने वाली बात है बच्चों। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण आपके सामने है। देखिएगा, ये a एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में 4 अवयव हैं, ABCD, छोटे कोष्टक में लिख दिया, या मैं इसी को बड़े कोष्टक में भी लिख सकता हूं। हम सामान्यतः बड़े कोष्टक का यूज लेंगे, छोटे कोष्टक में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस बात को बच्चे समझ लें, ठीक है। ये भी एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है। आव्यूह या मैट्रिक्स एक ही बात होती है। तो ऊपर 2 नीचे 0, 2 अवयव इसके अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट से मैंने इसको शो कर दिया। इसी बात को मैं बड़े ब्रैकेट से भी शो कर सकता हूं। देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी है देखना। इस मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति, ये पहली पंक्ति 1 5 3, ये दूसरी पंक्ति 4 7 9, इसको बोला जाता है R1 रो फर्स्ट, इसको बोला जाएगा रो सेकंड R2। इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम खड़े होते हैं, स्तंभ पहला स्तंभ C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम जिसमें अवयव है 5 और 7, और C3 ये तीसरा कॉलम जिसमें अवयव है 3 और 9। तो पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आपका मैट्रिक्स कहा जाता है। किसकी आयताकार व्यवस्था? संख्याओं की आयताकार व्यवस्था। प्रदर्शित करने के बच्चों के पास कितने साधन हो गए? 2, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, आप जिसमें चाहे व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लेटर का यूज लिया जाता है? बड़े लेटर का, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि कोटि क्या होती है। देखो, अगर कोटि या ऑर्डर की बात करूं, जिसको हिंदी में कोटि बोला जाता है, कोटि इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है। किसका ऑर्डर? मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? R1 और R2, 2 पंक्तियां हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में अवयव 1 4, दूसरे में 5 7 और तीसरे में 3 9। पहली पंक्ति में अवयव देखो 1 5 3, दूसरी में 4 7 9, तो 2 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ हो गया। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3 पढ़ा जाएगा। कितना? 2/3, यानी कि पहला अवयव बताएगा आपको पंक्तियों की संख्या को और दूसरा अवयव बताएगा आपको स्तंभों की संख्या को। तो 2/3 का ये मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसका कोटि कितनी होगी? ऑर्डर कितना हो गया? देखो, इसमें पंक्तियां कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, R1 भी है और R2, तो 2 पंक्तियां होगी। कॉलम कितना है? स्तंभ कितना है? 1 ही है, तो इसको कहेंगे 2 पंक्तियां बाई 1 स्तंभ। तो 2/1 का ये मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर देखिए आपकी कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां, R1 और R2, और स्तंभ भी 2 है, तो ये 2/2 का सामान्यतः 2 ऑर्डर का कहलाएगा। जब दोनों चीजें बराबर हो तो हम एक ही अक्षर यूज में ले लेते हैं कि भाई ये 2 ऑर्डर का है, ये 2/3 का है, ये 2/1 का है। इसको कहते हैं कोटि। किसकी? मैट्रिक्स की। तो आगे समझिए, कोटि को परिभाषित करते हैं। देखिए, आव्यूह की कोटि, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। यदि किसी मैट्रिक्स ए में m पंक्तियां n स्तंभ हो, जैसा कि बताया था अभी दो पंक्तियां थी 3 स्तंभ था, तो 2/3 का हो गया। यहां पर क्या कहा जा रहा है, m तो क्या हो पंक्तियां और n हो स्तंभ, तो m/n ऑर्डर बनने वाला है इस मैट्रिक्स का। तो आगे ही लिखा हुआ है, देखिए m/n कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं यदि उसमें m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो। पहले पंक्तियों की संख्या, बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, किसी मैट्रिक्स aij m/n से इस तरह से उस ऑर्डर को व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का तरीका, अभी आपने एक मैट्रिक्स लिया जैसे 2 3 1 4 5 7 9, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखना है, कितनी पंक्तियां हैं 2/3, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। aij किसको अवयव को व्यक्त कर रहा है और पास में m/n लिख दिया, जो इसका ऑर्डर कहलाएगा बच्चों। आगे नोट करने वाली बात है, m/n कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या m गुणा n होती है। मतलब कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर अवयव होते हैं। देखिए इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं 2, स्तंभ कितने हैं बच्चों के पास 3, तो अवयव कितने बनने चाहिए 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब आपका 6 अवयव होने चाहिए। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो अवयवों की संख्या आपको पता लग जाती है। कैसे पता लग जाती है, अगर आपको उसके स्तंभों की पंक्तियों की संख्या पता है तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या आती है। ये नोट आपसे यही कहना चाहता है। यहां पर देखिए एक उदाहरण आपके सामने फिर लेकर आया हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अवयव है 6 अवयव है। इसकी कोटि लिखते हैं। कोटि यहां पर लिखी जाती है, कितनी रो है फर्स्ट और सेकंड, 2 पंक्तियां हैं तो 2 पहले आएगा, फिर क्रॉस का साइन आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे स्तंभों की संख्या 1 2 और 3। 3 स्तंभ है तो 2/3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया या इसकी कोटि कितनी होगी 2/3 हो गई बच्चों। उसके बाद क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ था, इसलिए इसका ये ऑर्डर बना। अवयवों की संख्या की बात करें तो अभी जैसा बताया, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी 2 और स्तंभों की 3, तो 2 गुणा 3 कितने 6 अवयव होने चाहिए। तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी बच्चों के पास 6। अवयवों की संख्या बराबर 6 आ जाएगी। और यहां पर देख भी सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 अवयव इसके अंदर विद्यमान है बच्चों। अब हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने मोटी मोटी बातें मैट्रिक्स के बारे में जान ली, आयताकार व्यवस्था को देखा, उसके ऑर्डर को देखा, अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखिएगा। तो देखिए अवयव के निरूपण की बात कर लेते हैं, उसको व्यक्त कैसे किया जाता है। ये a11 a12 a13 किसी भी मैट्रिक्स के अवयव की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि उसका स्थान कौन सा है। देखिए 1 का मतलब क्या है, किसी भी अवयव को aij के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आई किसको बताता है, आई बताता है पंक्ति को यानी कि रो को, और जे किसको बताता है स्तंभ को। इस अवयव के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली पंक्ति है और स्तंभ भी पहला है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की 1, तो ये अवयव a11 कहलाएगा। यहां पर जो अवयव अगला लिखा गया होगा उसकी पंक्ति पहली रहेगी लेकिन स्तंभ दूसरा हो जाएगा, तो आई की वैल्यू तो 1 रहेगी और जे की 2 हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कहूंगा a12। तो पहले पंक्ति के बारे में बताया जाता है, फिर स्तंभ के बारे में। a13 का मतलब है इस अवयव की स्थिति ऐसी है जहां पर इसकी व्यवस्था ऐसी की गई है कि जिसकी पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ तीसरा है। इसी तरह मैं आगे बढ़ता जाऊं तो यहां पर a1n का मतलब क्या हुआ, स्तंभ तो nवां हो गया लेकिन पंक्ति कौन सी होगी पहली। अब मैं नीचे बात करता हूं, नीचे बढ़ते हैं इस अवयव की ओर। दूसरी पंक्ति आ चुकी है, स्तंभ पहला है तो a21 लिखा जाएगा इसको। a22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, a23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, a2n का मतलब दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इसी तरह आगे हम नीचे बढ़ते जाएं तो ये mवी पंक्ति आ गई, स्तंभ आ गया पहला, तो am1। आगे बात करें तो mवी पंक्ति लेकिन स्तंभ दूसरा, फिर स्तंभ तीसरा, तो ये बढ़ते जाएंगे। आखिर में ये जो अवयव होगा mn, m किसको दिखा रहा है पंक्ति को और n किसको दिखा रहा है स्तंभ को, तो आप कहेंगे mवी पंक्ति है और nवां स्तंभ है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन
किया जाता है, उसका निरूपण किया जाता है। AIJ प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। ये सारे अवयव जितने भी लिखे हुए हैं AIJ हैं। I और J के मान बदलते जाएंगे तो इनकी व्यवस्था बदलती जाएगी, इनकी जगह बदलती जाएगी, इनकी आइडेंटिटी चेंज होती चली जाएगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं और उस पर बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिया आपने B और इसके अंदर अवयव डाला 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स। 4 की स्थिति की जानना चाहें हम, 4 कहां पर है? देखिए पंक्ति पहली है, स्तंभ भी पहला है, बोला जाएगा A11 की जगह पे आना चाहिए, मतलब कोने में आना चाहिए। अगर मैं 5 की स्थिति देखूं तो 5 की पंक्ति कौन सी होगी? आपकी फर्स्ट, लेकिन स्तंभ हो गया दूसरा, तो 5 को कैसे लिखा जाना चाहिए? A और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 6 के लिए A13 यूज में लिया जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 7 को क्या डिनोट किया जाएगा? 7 की व्यवस्था कहाँ है, उसकी आइडेंटिटी कहाँ पे है? उसका जो पंक्ति है वो सेकंड है और स्तंभ जो है वो फर्स्ट है, तो क्या कहा जाएगा? A21। 8 को क्या कहा जाएगा? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A22। इसी तरह 9 को क्या कहा जाएगा? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को बताते हैं बच्चों। आगे बात करें, अगला क्या कहता है? ये एक एग्जांपल आपके सामने है। पहला 1 को क्या लिखेंगे? A11। A12 की जगह 2, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया है। आगे बात करते हैं अपन कि अवयव की समता क्या होती है। समता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब उनकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान होगी तो अवयव भी समान आ जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। देखिए आपने देखा किसी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए क्या लिखा जाता है? A कैपिटल लेटर से, उसके अवयवों को स्मॉल I और J क्या बताते हैं? उनकी पंक्ति और स्तंभ की स्थिति को बता देते हैं, और यहां पर बाद में हम उसका ऑर्डर लिख देते हैं। क्या? जैसे कि m/n मैंने लिख दिया, इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ। कोई दूसरा मैट्रिक्स में ले लूं B, उसको मैं स्मॉल bij से दिखाऊंगा और यहां पर कहूंगा कि m/n उसका ऑर्डर है, उतना ही ऑर्डर है जितना। अब जितना m/n इसका ऑर्डर है उतना ही अगर B का ऑर्डर है तो दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होगी। तो पहला पॉइंट तो ये कि A की कोटि B की कोटि के बराबर हो जानी चाहिए, ताकि A में जितने अवयव हैं B में उतने ही अवयव हो जाए। दूसरी बात, जो अवयवों की स्थिति है, जैसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है A में, वही अवयव B में भी उतना ही होना चाहिए। तो AIJ अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, BIJ B के अवयवों को प्रदर्शित कर रहा है, तो AIJ किसके बराबर हो जाना चाहिए? BIJ के बराबर हो जाना चाहिए। ये बात यहां बताई गई है। फॉर ऑल I तथा J, सभी IJ के लिए। कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि A11 बराबर हो B11, A12 बराबर हो B12, यानी कि इन व्यवस्था ये अवयव बराबर होने के बाद दोनों मैट्रिक्सों जो मैट्रिक्स हैं आपके उनको बराबर कहा जा सकता है। देखिएगा बच्चों, उदाहरण लेते हैं। एक A मैट्रिक्स है जिसमें अवयव है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब बच्चे इनको देखें तो यहां पर A के अंतर्गत मैं बात करूं तो A11 कितना बनेगा? 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A12 कितना बनेगा आपका? 2 दूनी 4। फिर आपका A13 कितना बनेगा? A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बनेगा? 9 बनेगा। और फिर A22 कितना बनेगा आपका? 4 स्क्वायर, यानी कि 16 बनेगा। अब यहां पर B11 की बात कर ले, क्या 1 ही है? तो A11 बराबर हो गया ना B11। A12 बराबर, देखो यहां पर ये इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यहां से हमें पता चला कि AIJ जो है BIJ के बराबर है। कोटि की बात करें तो इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां से ये देखकर आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बराबर है। यहां पर देखिए एक A मैट्रिक्स दिया है, एक अनोदर मैट्रिक्स B दिया है। कहा जा रहा है कि A और B बराबर हो तो XYZ और ABC की वैल्यू ज्ञात करिए। अब आपको पता है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं,
तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर होना चाहिए। इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाएगा A12। इसको क्या बोला जाएगा? A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका भी देखो, इसको क्या बोलेंगे अपन? A13। किसको बोलेंगे? Z को। तो Z A13 बराबर 4 और यहां पर A13 बराबर कितना हो गया आपका? Z। तो Z बराबर 3 हो गया। तो आपने कहा x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4। नीचे से देखें तो a के बराबर क्या होना चाहिए? 7। तो a की वैल्यू 7 आ जाती है। b बराबर 9 हो जाना चाहिए। c बराबर कितना हो जाना चाहिए? आपका 8 हो जाना चाहिए। तो ये a और b बराबर होने के कारण आपने x, y, z और a, b, c की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। तो मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं, आव्यूह के जो प्रकार हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। देखिए, पंक्ति मैट्रिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति, केवल और केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक दिस, एक मैट्रिक्स लिया A और सिर्फ एक ही पंक्ति बनाई, यानी कि 1, 5, 9, 7। ये लो, इसमें R1 है, सिर्फ एक पंक्ति, कोई दूसरी पंक्ति नहीं है, तो इसको पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1, यानी कि पंक्ति की संख्या 1 बाई स्तंभ लिया जाता है। स्तंभ कितने बन गए? पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 1/4 का मैट्रिक्स हो गया। यानी कि पहला जो m की वैल्यू है वो 1 हो जाए। किसी मैट्रिक्स A = Aij का जो ऑर्डर होता है m/n से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पहले ही बताया जा चुका है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? एक A = Aij m/n कोटि का जो एक पंक्ति मैट्रिक्स है, उसमें m बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है। अब स्तंभ मैट्रिक्स की बात करेंगे, उससे पहले एक उदाहरण देख लीजिए पंक्ति मैट्रिक्स का। A देखिए, A11, A12, A13, A14, सब में पंक्तियां कितनी है इस पूरे मैट्रिक्स में? 1। तो यहां पर इसका ऑर्डर 1/n बना। कॉलम कितने हो गए? n कॉलम। तो ये क्या हो गया? पंक्ति मैट्रिक्स। यहां पर देखिए, ये 1, 2 और 3 एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी प्रकार स्तंभ मैट्रिक्स की बात करें तो स्तंभ मैट्रिक्स आगे आप देखेंगे कि 5, 7, 9 ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम कितना हो? 1, पंक्तियां 1, 2, 3। तो 3/1, यानी कि हमेशा स्तंभों की संख्या केवल और केवल 1 हो जाए किसी मैट्रिक्स में, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? स्तंभ मैट्रिक्स। आगे उसी को परिभाषित करने वाले हैं हम। एक स्तंभ वाले मैट्रिक्स को स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि कहा गया। A = Aij m/n एक स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा यदि n = कितना आ जाए? 1, क्योंकि n किसको प्रदर्शित करता है ऑर्डर में? अपने स्तंभों की संख्या को। और स्तंभों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 1। तो आप कहेंगे A = Aij m/n एक स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा यदि n बराबर कितना हो? 1। इसके उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिए हैं और देख लीजिए। A, B, C, 1, 2 सब में स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। इसमें भी स्तंभ कितना है? 1। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स। अच्छा, कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें एक ही अवयव हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को एकल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सिंगलटन मैट्रिक्स की बात करें, एक A मैट्रिक्स है, इसमें मान लो सिर्फ 5 अवयव है, तो इसमें पंक्ति भी 1 हो गई, स्तंभ भी 1 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/1। इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा। तो जिसमें पंक्ति भी 1 हो, स्तंभ भी 1 हो, तो उसमें अवयव भी कितने होंगे? 1। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? एकल मैट्रिक्स या एकल आव्यूह कहा जाता है। जैसा कि नोट में 1/1 कोटि का मैट्रिक्स प्रायः एकल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस बात को बच्चे समझ गए होंगे। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं आपका शून्य मैट्रिक्स क्या होता है। जिसके सारे अवयव शून्य हो उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए, शून्य मैट्रिक्स आपका क्या परिभाषा हुई? वह मैट्रिक्स जिसके अवयव शून्य हो सभी के सभी, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आपका शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। वो कितने भी कोटि का हो सकता है, प्राय इसे O से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैंने एक O लिखा, O = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 के 6 अवयव लिए और 6 के 6 किसके बराबर है? 0 के बराबर। ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का है? कितनी पंक्तियां हैं?
R1 और R2 दो पंक्तियां हैं, बाई कॉलम कितने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 कॉलम हो गए। तो 2x3 ऑर्डर का, 2x3 कोटि का ये शून्य आव्यूह या शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। प्रायः O से डिनोट किया जाता है। परिभाषा में गणितीय रूप में इसको मैंने कैसे लिखा है, A = AIJ एक शून्य मैट्रिक्स होगा यदि AIJ क्या, अवयव किसका, मैट्रिक्स A का। तो मैट्रिक्स A का प्रत्येक अवयव शून्य, यानी कि फॉर ऑल IJ, यानी कि हर I और J के लिए बात सत्य हो जाए कि AIJ मतलब मैट्रिक्स का अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। प्रायः O से व्यक्त किया जाता है। कुछ उदाहरण लें तो देखिएगा आगे कि ये आपका शून्य मैट्रिक्स 2x3 का, इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो 2x2 का क्या हो गया, आपका शून्य मैट्रिक्स हो गया बच्चों। अब वर्ग मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। वर्ग मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं उस पर बात करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने पीछे देखा था, ये शून्य मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स भी था बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें जितने आपके पास पंक्तियां उपलब्ध हैं उतने ही कॉलम है। 2x2 m = n हो जाए। तो आगे देखेंगे डेफिनेशन में ये बात आनी चाहिए कि जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। तो जिस मैट्रिक्स में पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन आ गई। गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं, A एक मैट्रिक्स है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए AIJ उसके अवयव और ये ब्रैकेट लगाया, बन गया मैट्रिक्स, और ऑर्डर यहां लिखा जाता है m/n। तो उसी तरह से A = AIJ m/n वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा यदि m बराबर क्या हो जाए, n, यानी कि m और n की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे 2x2, 3x3 इस तरह के ऑर्डर, या 4x4 इस तरह के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स क्या मिलेंगे आपको, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए A एक वर्ग मैट्रिक्स है, R1 R2 R3 तीन पंक्तियां हैं, C1 C2 C3 तीन ही क्या हो गए, कॉलम हो गए। 3x3 m की वैल्यू भी 3, n की वैल्यू भी 3, तो m/n, लेकिन m = n, तो आपकी परिभाषा आपके सामने आ गई, क्या कहलाएगा, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी देखिए दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो वर्ग मैट्रिक्स 2x2 का हो गया। कहा जाता है कि 2 ऑर्डर का वर्ग मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। 2x2 बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, जब दोनों ही दो के बराबर हैं तो हम इसको कहते हैं 2 ऑर्डर का। इसको बोलेंगे 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का मतलब ही 3x3 है, 2 ऑर्डर का मतलब ही 2x2 है। ठीक है, आगे नोट की बात करते हैं। तो वर्ग मैट्रिक्स A में AIJ के अवयव जिनके लिए I = J हो विकीर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब विकीर्ण कौन सी होगी, जहां I = J हो। I किसको डिनोट करता है, आपने रिप्रेजेंटेशन में देखा था, पंक्ति को बताता है। J किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्तंभ को बताता है। यानी कि I = J का मतलब इस अवयव के लिए, ये अवयव के लिए है। किसी भी अवयव के लिए I = J हो जाए तो देखिए कहां कहां होता है। इस अवयव को क्या बोलेंगे, A11, तो I = J हो गया। I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये अवयव कौन है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसके लिए भी क्या हो गया, A22 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अवयव किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको A33 से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो आप देख रहे होंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये अवयव क्या कहलाते हैं, विकीर्ण के अवयव कहलाते हैं। बच्चों 7, 5 और 3 विकीर्ण के अवयव नहीं कहलाएंगे क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। वही अवयव विकीर्ण के कहला सकते हैं जिसमें I = J हो, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या वहां पर समान हो। अब 7 में देखिए पंक्ति तो कौन सी बन गई, तीसरी, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया, पहला। तो I = J की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। I = J नहीं है किसके लिए, 7 के लिए। क्यों, I की वैल्यू कितनी, 3, और J की वैल्यू कितनी, 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसके 3 के लिए बात करें तो 3 भी इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो विकीर्ण के अवयव सिर्फ कौन हुए, 1, 5 और 9। ये यहां पर कहा गया, आगे इस बात को समझाया गया है। देखिएगा कुछ उदाहरण लेकर, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया जो पीछे लिया था उसी का। तो 1 विकीर्ण का अवयव हो गया, 5 विकीर्ण का अवयव हो गया, 9 विकीर्ण का अवयव हो गया। इसको बोला जाता है मुख्य विकीर्ण। और मुख्य विकीर्ण किस में पाई जाती है, वर्ग मैट्रिक्स में पाई जाती है। अब मुख्य विकीर्ण के अवयव आपने देखा तो I = J होना चाहिए। देखो 1 का मतलब A11, I = J इसमें भी है।
यहाँ पर A22 का मतलब I बराबर J है तो 5 भी विकीर्ण का अवयव हो गया। 9 की बात करूं तो A33 इसकी व्यवस्था, इसकी स्थिति A33 पे है, यानी कि पंक्ति भी तीसरी, स्तंभ भी तीसरा, इसमें ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विकीर्ण का अवयव कहेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या कहलाता है। देखो, किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस से मतलब क्या है, उसके विकीर्ण के अवयवों का योग। आपने पीछे देखा था विकीर्ण के अवयव कौन कौन थे, 1, 5, 9। तो इसकी अगर ट्रेसिंग करें अपन, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें, इसका ट्रेस क्या है, तो 1 + 5 + 9 जो वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। ये यहां पर समझाया गया है। किसी वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJ में उसके विकीर्ण के अवयवों का योग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सिग्मा AIJ से, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, जिसको TRA से रिप्रेजेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए आगे देखिएगा, उदाहरण मैंने लिया है ये, इसका ट्रेस ज्ञात करते हैं किसका, मैट्रिक्स A का ट्रेस, तो लिखा जाएगा T और R और A, ये ट्रेसिंग हो गई। ठीक है, विकीर्ण के अवयव 1, 5 और 9, इनका योग 1 + 5 + 6 = कितना हो गया, 12। तो इसका ट्रेस मैट्रिक्स A का कितना आया, 12। तो ये ट्रेस देखने के बाद आगे बात करते हैं अपन आपके विकीर्ण मैट्रिक्स की, कि विकीर्ण मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। विकीर्ण मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अवयव तो आपने अभी अभी देखे ही थे, जो कि वर्ग मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो परिभाषा में ये आएगा कि एक वर्ग मैट्रिक्स ही विकीर्ण मैट्रिक्स बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है, विकीर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाएं। अब देखिए, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स 3/3 का मैंने लिया, तो उसके विकीर्ण के अवयव 1, 5 और 7 मान लो ये हैं। बाकी के अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये बाकी के अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, यानी विकीर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है विकर्ण मैट्रिक्स, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकीर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। आपकी परिभाषा जो हमने बोली अभी सामने आ गई। उसके बाद अगर मैं इसको बात कहूं गणितीय रूप में, तो मैं लिखूंगा A = AIJ विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई वर्ग मैट्रिक्स A = AIJ विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा यदि, अब विकीर्ण के अवयव में क्या खास बात होती है, I बराबर J होता है, तो I बराबर J न हो, वे अवयव शून्य हो जाने चाहिए। तो AIJ शून्य हो जब I बराबर नहीं हो J। तो देखिए यहां पर I बराबर J नहीं है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पंक्ति कौन सी, पहली, स्तंभ कौन सा आपका, दूसरा। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो I बराबर J नहीं है और I बराबर J नहीं है, तो कितना हो जाना चाहिए, 0। आगे बात करते हैं, इस अवयव की बात करें, इसको कैसे, इसकी स्थिति को कैसे बताएंगे, इसकी पंक्ति कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। तो आप कहेंगे A13, यानी कि 13 के इक्वल नहीं है, यानी कि I बराबर J नहीं है, तो इसको भी शून्य होना होगा। तो वे अवयव शून्य हो जाएं जहां I = J न हो, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स क्या कहलाता है, विकर्ण मैट्रिक्स। कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, आगे देखिएगा, जैसे कि A11 कोई भी अवयव हो, A22 कुछ भी हो, A33 कुछ भी हो, इनको छोड़कर, मुख्य विकीर्ण को छोड़कर बाकी अवयव की वैल्यू कितनी हो जाए, शून्य, तो इसको कहेंगे कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है बच्चों। उसके बाद ये एग्जांपल देखिएगा, 1, 5, 7, आपने मुख्य विकीर्ण के अवयव तो शून्य नहीं है, उनको छोड़कर बाकी के शून्य हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है कि बाकी के अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो इसको क्या कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब डायगोनल, डायगोनल क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 5, 7। ऐसे मैट्रिक्स को इस तरह से डायगोनल ऑफ 1, 5, 7 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। उदाहरण हम ले लेते हैं, यहां पर 3, 2, 1। अब क्यों नहीं है, यहां पर इस अवयव की मैं बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ये नहीं है 0 के बराबर, और यहां पर I = J भी नहीं है। जब I = J नहीं है तो विकर्ण क्या होना चाहिए, वो जी शून्य के बराबर होना चाहिए, तभी आपकी परिभाषा से वो क्या बन सकता है, आपका विकर्ण मैट्रिक्स बन सकता है। तो यहां पर इस बात का खंडन हो जाता है। विकर्ण कौन सा हुआ, ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, इनको छोड़कर बाकी के क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ये आपकी परिभाषा कहती है। आगे देखिए, अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अदिश आव्यूह।
यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के जो जितने भी अवयव हों समान हो, विकर्ण आपने देख लिया, पहचान लिया, जहां i इक्वल टू j होता है विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, उनको छोड़कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहां पर देखिए विकर्ण का अवयव, तीनों विकर्ण के अवयव जो हैं वो इक्वल है, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है बच्चों अदिश मैट्रिक्स। गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, एक वर्ग मैट्रिक्स A बराबर aij अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा यदि जहां i बराबर j नहीं है वहां तो वैल्यू हो 0, और जहां i बराबर j है सबकी वैल्यू k यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट हो गई 2 2 और 2। यहाँ पे 1 1 1 होता तो भी ये क्या कहलाता, अदिश मैट्रिक्स कहलाता। 3 3 3 होता तो भी क्या कहलाता, अदिश मैट्रिक्स कहलाता। तो बच्चे समझ गए होंगे अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आगे देखते हैं। देखिए 2 2 2 बाकी के 0, अभी मैंने बताया वही एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ पर देखिए 2/2 का है, विकर्ण का अवयव एक तो 5 हो गया, एक ये 5 हो गया, इसके अलावा समान हो गए विकर्ण के अवयव और बाकी के 0। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव बराबर हो, क्या कहलाना चाहिए, अदिश मैट्रिक्स। तो ये दोनों अदिश मैट्रिक्स के उदाहरण हैं बच्चों। आगे बात करते हैं अपन इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोलेंगे, आगे जाकर हम बात करेंगे। तो इकाई मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। अगर विकर्ण के सारे अवयव 1 के बराबर हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/3 का मैं बनाऊं ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण के अवयव किसके बराबर हैं, 1 के। ऐसे अवयव को ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और कितने ऑर्डर का है, 3/3 का, तो I3 से डिनोट करते हैं। एक 2/2 का बनाऊं तो विकर्ण के अवयव कितने हो जाएं, 1 और बाकी के अवयव 0, विकर्ण के सभी अवयव 1 के बराबर हो गए, क्या बोला जाएगा आपका, यूनिट मैट्रिक्स बोला जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। कैसे डिनोट करते हैं, I2, कितने ऑर्डर का है, 2/2, ये 3/3, इसको लिखे हैं I3 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से। तो इस तरह से अगर I4 बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 4/4 का बनेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये देखिए I4 यानी कि 4 ऑर्डर का, 4/4, 4 पंक्तियां, 4 स्तंभ आपके सामने हो गए। तो आपने ये देखा कि इसकी परिभाषा को देखा। अब कुछ उदाहरण ले लीजिए इसके। ये देखिए आपके सामने उदाहरण I3 का, I2 का, जो कि आपको पहले दिया गया है। तो बच्चों आपने आज मैट्रिक्स के जो प्रकार थे उनको समझा, उनको जाना। आज आप इसको पढ़ेंगे, आगे के भाग में हम आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।